हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप्रेंटिस गाइड में। दोस्तों, आज का वीडियो एस्टेब्लिशमेंट और अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अप्रेंटिस ट्रेनिंग को लेकर कैंडिडेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के सामने आने वाले कई तरह के सवालों और समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होती है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो कौन करवा सकता है, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या क्या नियम बनाए गए हैं, और अप्रेंटिस को ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उनका स्टाइपेंड कितना होता है, एस्टेब्लिशमेंट है वो किन कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए रख सकती है, ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, अप्रेंटिस कितनी संख्या में रखे जा सकते हैं, और ऐसे और भी कई सवाल हैं जो कि अक्सर संस्थाओं और कैंडिडेट्स के सामने आते रहते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट्स को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1961 में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसका नाम था अप्रेंटिस एक्ट 1961। हिंदी में बोले तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 ये कहा जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर इसमें आवश्यक चेंजेस किए गए हैं, जिसमें संशोधित एक्ट 2014 और 2019 शामिल है। आज हम इन एक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। इनकी जानकारी सभी संस्थाओं और कैंडिडेट्स को होनी ज़रूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इन एक्ट के बारे में कि इन एक्ट में क्या क्या गाइडलाइंस और क्या क्या नियम बनाए गए हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको समय पर मिल सके। क्योंकि दोस्तों, एक्ट है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसको दो वीडियो में बनाएंगे, दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट में आज आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। आपने अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ आप देख रहे हैं। इसमें अप्रेंटिस ट्रेनिंग को लेकर सारी जानकारी दी है। उसके बाद में जो संशोधन हुए हैं 2014 और 2019 में, वो नियम और वो गाइडलाइंस भी इसमें इंक्लूड है। इसलिए मैंने एक कंबाइंड पेज यहाँ पे लिया है। आप चाहो तो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी सारी डिटेल चेक कर सकते हो। इनके एक्ट है वो अलग अलग अप्रेंटिस की साइट पे दी हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और मैं इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें दिया हुआ है, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और कैंडिडेट्स के लिए जानना जरूरी, इसमें दिया हुआ है व्हाट इज अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी अप्रेंटिस प्रशिक्षण क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो अप्रेंटिस प्रशिक्षण है एक शिक्षुता अनुबंध के तहत एक उद्योग यानी कोई कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में प्रशिक्षण का एक कोर्स है, जिसमें दो चीज़ें शामिल होती है। पहली है बेसिक ट्रेनिंग कंपोनेंट और दूसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस। बेसिक ट्रेनिंग के बारे में आगे इसमें डिटेल में आएगी, मैं आपको वो बता दूंगा। और दूसरी है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसकी डिटेल मैं आगे दे दूंगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि इज अप्रेंटिस ट्रेनिंग मैंडेट अंडर द एक्ट, इसका हिंदी में क्या अधिनियम के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो इसमें इसका जवाब है हाँ। सभी एस्टेब्लिशमेंट जिनकी जो संख्या बल है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ का, यदि वो 30 या 30 से ज़्यादा है, तो उनके लिए अप्रेंटिस कार्यक्रम शुरू करना अनिवार्य रखा गया है। और वो अपनी जो टोटल मैन पावर की जो संख्या है उसका मिनिमम 2.5% और मैक्सिमम 15% तक अप्रेंटिस रख सकते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉय काम करें वो भी इसमें शामिल है। एक साल में वो 2.5% से 15% तक रख सकते हैं। कई एस्टेब्लिशमेंट की दिक्कत आती है और मेरे से कई सवाल भी करते हैं कि हम कितने अप्रेंटिस रख सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी जो भी टोटल संख्या है मैन पावर की उसका 2.5% और मैक्सिमम 15% रख सकते हो। और नीचे दिया हुआ है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है यदि उनकी संख्या 4 से 29 के बीच में है तो वो ऑप्शनल
अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवा सकता है। और जिन एस्टेब्लिशमेंट की संख्या 3 या इससे कम है तो वो अप्रेंटिस नहीं रख सकता। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि 30 से ज़्यादा जिस भी कंपनीज की एस्टेब्लिशमेंट की संख्या वो अप्रेंटिस रख सकते हैं। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कंपनी अप्रेंटिस कार्यक्रम को चला सकती है। तो इसमें है जितने भी सेक्टर हैं, सारे जो सर्विस सेक्टर हैं, जितने भी सेक्टर हैं वो कंपनीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सेवा से संबंधित हो, अप्रेंटिस कार्यक्रम शुरू कर सकती है। फिर आगे दिया हुआ है व्हाट इज नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम एंड NAPS स्कीम क्या है। तो NAPS के बारे में लगभग सारे एस्टेब्लिशमेंट जानते हैं कि NAPS स्कीम क्या है। तो NAPS जो स्कीम है वो भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में स्टार्ट की गई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है जो अप्रेंटिस रखती है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना था कि कुछ जो हिस्सा है वो NAPS के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट को वापस मिलता है। फिर आगे दिया हुआ है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ NAPS, यानी NAPS के क्या क्या पार्ट है। तो इसमें दो है कि 25% जो स्टाइपेंड का जो हिस्सा है मैक्सिमम 1500 रुपये तक वो हर महीने पर अप्रेंटिस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एम्प्लॉयर को पेमेंट करती है। और जो 75% हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट को पेड करना होता है। अभी तक जो ये एस्टेब्लिशमेंट है वो पेमेंट एक साथ कर रहा है, उसका बिल बना के DGT को भेजना होता है और उसके बाद में उनको जो भी 25% राशि है वो उनको पुनर्भरण के तौर पे दी जाती है। फिर अगला पॉइंट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव और NAPS कि NAPS के क्या क्या उद्देश्य है, NAPS क्यों स्टार्ट किया गया। तो इसका मेन उद्देश्य है वो है कि देश में जो शिक्षुता प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है। जो दूसरा जो उद्देश्य है वो है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और ये यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कि 25% है 1500 रुपये तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और जो शेष जो हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट को वहन करना पड़ता है। फिर आगे 7 नंबर का बिंदु दिया है हु इम्प्लीमेंट द अप्रेंटिस प्रोग्राम इंक्लूडिंग NAPS, यानी जो अप्रेंटिस कार्यक्रम है वो कौन लागू करता है। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत भारत में शिक्षुता कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से जो MSD है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा ये कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। फिर आगे आप व्हाट इज बेसिक ट्रेनिंग, तो अब बात आती है कि बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है, जिसको बोलते हैं बुनियादी प्रशिक्षण। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है एक विशेष ट्रेड पोस्ट से संबंधित प्रत्येक शिक्षु कार्यक्रम पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोगशाला निर्देश खंड में शामिल होते हैं। जो प्रशिक्षण को ऑन द प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग उन लोगों के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण का एक अनिवार्य घटक है जिन्होंने नौकरी प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने से पहले कोई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग नहीं की है, उनको बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाती है। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किसी भी ट्रेड में या किसी कार्य की उन्होंने अनुभव हासिल नहीं किया, यानी जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। कई एस्टेब्लिशमेंट होती हैं जो कि पहले उनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, उसके बाद में उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। फिर यहाँ पे नोट डला हुआ द एस्टेब्लिशमेंट नीड टू पे द अप्रेंटिस 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द बेसिक ट्रेनिंग, यानी जो अप्रेंटिस उनको 50% राशि का भुगतान एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया जाता है जब वो बेसिक ट्रेनिंग के दौरान होते हैं। तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो उनको 50% भुगतान करना होता है। फिर यहाँ पे 9 नंबर का दिया व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग और हु ऑल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम बेसिक ट्रेनिंग। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसका समयावधि कितनी होती है और जो बेसिक ट्रेनिंग में किन किन को छूट प्रदान की गई है। अब कई एस्टेब्लिशमेंट की ये दिक्कत आती है कि उनको पता नहीं होता है कि वो कौन कौन से ट्रेड हैं
या कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जिनको अपन को बेसिक ट्रेनिंग में छूट देनी है या उनका ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इधर एलिजिबिलिटी दी हुई है और आगे बेसिक ट्रेनिंग एग्जाम्शन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उनको बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए भी बेसिक ट्रेनिंग एग्जम्प्टेड है। फिर ऑल पास आउट फ्रॉम NSQF अलाइन कोर्सेज इंक्लूडिंग PMKVY DDU GKY, इनका जिनके पास सर्टिफिकेट है या पास आउट है उनको भी बेसिक ट्रेनिंग में छूट होती है। फिर डुअल लर्निंग मोड फ्रॉम ITI, इनको छूट होती है। फिर परस्यूइंग ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, जो कि अभी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनको भी इसमें छूट होती है। और जो फ्रेश अप्रेंटिस होते हैं, जिन इन ऊपर वाली कैटेगरी में यदि कोई कैंडिडेट शामिल नहीं है, इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो फ्रेश उनको बोलते हैं फ्रेश अप्रेंटिस, तो उनको इसमें छूट नहीं है। तो जितने भी अप्रेंटिस फ्रेश अप्रेंटिस होते हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है। उसके बाद में नीचे एक नोट दिया हुआ है, छूट केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण चुना है योग्यता आधारित पाठ्यक्रम के लिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार। फिर है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, यानी बेसिक ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है। तो बेसिक ट्रेनिंग का जो यूजुअली जो ड्यूरेशन है का जो टाइम है वो शिक्षुता कार्यक्रम की अवधि का 20 से 25% तक होता है, लेकिन पाठ्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार ये थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। फिर इसमें दिया हुआ है वेयर बेसिक ट्रेनिंग कैन बी डन, कि बेसिक ट्रेनिंग वो आप कहाँ कर सकते हो। तो इसमें दिया हुआ है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ITI है हैविंग 2 स्टार रेटिंग और अबव, फिर प्राइवेट ITI हैविंग 2.5 स्टार रेटिंग एंड अबव, एफिलिएटेड टू NCVT, यानी जो NCVT से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जिनकी रेटिंग 2 या 2.5 से ऊपर है, आप वहाँ से बेसिक ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे कैंडिडेट ITI करते हैं तो वो उसका बेसिक ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है, ITI को बेसिक ट्रेनिंग ही कहते हैं। फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू NSDC अंडर स्मार्ट पोर्टल द प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PK की। फिर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट विथ इन हाउस बेसिक ट्रेनिंग, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट जो इन हाउस बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है वो भी इनको बेसिक ट्रेनिंग करवा सकती है। जो फ्रेश कैंडिडेट है जिनके पास ITI का डिप्लोमा नहीं है, जो अंडर ग्रेजुएट है, उन्हीं को बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप सपोर्टेड बाय इंडस्ट्री क्लस्टर, इंडस्ट्री चेंबर्स एसोसिएशन। फिर स्टैंड अलोन बेसिक ट्रेनिंग सेंटर्स लाइक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज हैविंग गुड रैंकिंग। फिर ट्रेनिंग सेंटर इम्पेनल्ड अंडर स्टेट गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब बात यहाँ पे आ रही है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। बेसिक ट्रेनिंग के बारे में अपने पढ़ लिया है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक कोई भी डिप्लोमा हासिल नहीं किया, सर्टिफिकेट या अनुभव नहीं है, वो बेसिक ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये एस्टेब्लिशमेंट की जो वर्क प्लेस है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कैंडिडेट्स को, ये प्रैक्टिकल नॉलेज कैंडिडेट्स के लिए होता है। फिर व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रेड कोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट कैन टेक अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, यानी अप्रेंटिस एक्ट के तहत किस प्रकार के ट्रेड्स और पाठ्यक्रम को एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना सकती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रेड होते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के। पहला है डिजिग्नेटेड ट्रेड और दूसरा है ऑप्शनल ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, और वैकल्पिक या ऑप्शनल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन एक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रेंटिस अधिनियम के तहत चलाए जाने वाले ट्रेड और पाठ्यक्रम के रूप में चुने गए हैं, उन्हें वैकल्पिक ट्रेड्स कहा जाता है। यानी कुछ एस्टेब्लिशमेंट होती है जो अपनी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कोर्स के अलावा भी कुछ कोर्सेज करवाती है या उनको कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, तो उसको ऑप्शनल ट्रेड कहते हैं।
फिर है व्हाट इज डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि डेजिग्नेटेड ट्रेड क्या होते हैं। तो डेजिग्नेटेड ट्रेड है वो सरकार द्वारा नोटिफाई होते हैं और इसमें ज़्यादातर जो है इंजीनियरिंग बेस्ड या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए से संबंधित होते हैं। और जो इसकी संख्या वर्तमान में जो अप्रेंटिस पोर्टल के अकॉर्डिंग दी हुई है वो 261 इस प्रकार के डेजिग्नेटेड ट्रेड अभी ऑल इंडिया में चल रहे हैं। यानी जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है उनकी संख्या 261 है। फिर ऑप्शनल ट्रेड, तो ऑप्शनल ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑप्शनल ट्रेड क्या होता है। ऑप्शनल ट्रेड का अर्थ है कि ऐसा कोई ट्रेड या इंजीनियरिंग, गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के किसी भी विषय को अधिनियम के तहत अधिसूचित ट्रेडों के अलावा किसी नियोक्ता द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करवाया जाता है। यानी जो ऐसे कोर्स जो डेजिग्नेटेड ट्रेड में नहीं आते हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको करवाते हैं। उनको डेजिग्नेटेड ट्रेड न बोलकर ऑप्शनल ट्रेड कहा जाता है। उसके बाद में नीचे दिया हुआ है व्हाट कोर्सेज आर readily available to run under the apprentice act। यानी शिक्षुता कार्यक्रम के तहत कौन से पाठ्यक्रम चलाने के लिए आसानी से उपलब्ध है। तो इसका जवाब दिया हुआ है कि जो वर्तमान में है 1 अगस्त 2018 की स्थिति में 261 डेजिग्नेटेड ट्रेड है प्लस और 200 प्लस ऑप्शनल ट्रेड है जो कि 37 से ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। इन पे आप क्लिक करके इनकी लिस्ट है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। इज एन अप्रेंटिस। अब ये है कि अप्रेंटिस कौन होता है। तो अप्रेंटिस वह व्यक्ति है जिसने अप्रेंटिस अधिनियम के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए नियोक्ता के साथ अप्रेंटिस का अनुबंध किया है। यानी जिसने किसी कंपनी में अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है या जो अभी कर रहा है उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। फिर इसमें दिया हुआ है हु आर एलिजिबल टू बी अप्रेंटिस अंडर द एक्ट। यानी जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके तहत अप्रेंटिस करने के लिए कौन कौन पात्र है। तो इसमें दिया हुआ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, लेकिन जो भारी और जो डेंजरस जो उद्योग है उसमें इसकी एज 18 साल रखी गई है और जो कि मिनिमम 5वीं पास होना चाहिए। 5वीं पास है वो ऑप्शनल ट्रेड के लिए यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा उसकी फिजिकल फिटनेस उस कोर्स के लिए ज़रूरी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नीचे दी हुई है जो कि आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके लिए जरूरी है। फिर आगे दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कैंडिडेट ऑन अप्रेंटिस पोर्टल, हाउ कैन ए कैंडिडेट अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यानी जो एक कैंडिडेट है वो अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। इसके बारे में लगभग सभी कैंडिडेट्स डालते हैं और मैंने भी काफ़ी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले कैंडिडेट को अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसे अपनी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करनी होती है। जिस अपॉर्चुनिटी के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, जिस कंपनी में अप्लाई करना चाहता है वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है और उसके बाद में एस्टैब्लिशमेंट है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट जारी करके उनको अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए इंगेज कर लेती है। तो ये तो एक छोटी सी प्रक्रिया लगभग सभी जानते हैं। फिर 20 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन विच डेट इज अप्रेंटिस ट्रेनिंग डीम्ड टू हैव कमेंस्ड। यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो कब से शुरू मानी जाती है। तो जिस डेट को अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर एम्प्लॉयर द्वारा उसका कॉन्ट्रैक्ट इश्यू किया जाता है उस डेट से ट्रेनिंग स्टार्ट मानी जाती है। कई एस्टेब्लिशमेंट क्या है कैंडिडेट्स को ऑफलाइन तरीके से लेती है, उनके वो अपने ऑफलाइन आदेश जारी कर देती है और ऑनलाइन पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, जिस कारण से उनकी ट्रेनिंग में कई तरह की दिक्कत आती है। कई अप्रेंटिस के मेरे पास कॉल आते हैं कि उनका अभी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हुआ है जबकि उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो गई है। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑफलाइन तरीके से कैंडिडेट्स का
चयन नहीं करे, सबको अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के बाद में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए उनको इंगेज किया जा सकता है। फिर आगे दिया हुआ है इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस इज रिक्वायर्ड। तो इसमें दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो इसमें यस, इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप इज मैंडेटरी फॉर बोथ डेजिग्नेटेड एंड ऑप्शनल ट्रेड, यानी दोनों ट्रेड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है यानी अनिवार्य है। फिर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस। इसमें दिया हुआ है कि अप्रेंटिस के अनुबंध के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको सबसे पहले अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर कैंडिडेट्स की जो भी एप्लीकेशंस आई हुई है उनको व्यू करना है और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है। ये सभी एस्टैब्लिशमेंट इसके बारे में जानती भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इशू कैसे करते हैं। उसके बाद उनको ऑफर लेटर भेजा जाता है और जैसे ऑफर लेटर कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेता है, उस पर साइन कर देता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है। वो अप्रेंटिस जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके डैशबोर्ड पे शो हो जाता है। फिर नीचे दिया हुआ है व्हाट कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसेस आर कवर्ड अंडर द अप्रेंटिस प्रोग्राम, यानी कौन कौन सी श्रेणियां अप्रेंटिस की है वो अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत कवर होती है। तो इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट है, ग्रेजुएट डिप्लोमा, ऑल पास आउट फ्रॉम NSQF अलाइन इंक्लूडिंग PMKY DDU GKY, ड्यूल लर्निंग मोड फ्रॉम इट इज परस्यूइंग ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा एंड फ्रेश अप्रेंटिस, यानी ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है वो कवर करता है। फिर व्हाट कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग, यानी जो बेसिक ट्रेनिंग के गुजरने के लिए किस श्रेणी के प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो इसमें दिया हुआ है सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको ये ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। दो नंबर के हैं कैंडिडेट हु डोंट हैव बेसिक ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन इन द ट्रेड कोर्स विच ही इज अप्लाइड फॉर अप्रेंटिस ऑन द पोर्टल नीड टू गो थ्रू द बेसिक ट्रेनिंग। सबसे पहले तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हो, और दूसरी सिचुएशन तब आ जाए कैंडिडेट्स ने किसी ऐसे ट्रेड के लिए अप्लाई किया है जिसके बारे में वो जानता नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, तो उनको भी बेसिक ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई एक कैंडिडेट है उसने डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई किया और उसके पास डीजल मैकेनिक का ना तो कोई अनुभव है ना कोई सर्टिफिकेट है, तो उस कैंडिडेट को बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाएगी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। उसके बाद में उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर आगे दिया हुआ है व्हाट इज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, तो PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSD की एक योजना है। इस कौशल प्रमाण योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उनके बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। PMKVY पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा स्थापित सेक्टर स्किल काउंसलिंग के तहत प्रशिक्षण चलाया जाता है। फिर आगे है व्हाट आर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग STT, यानी अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्या है। STT पाठ्यक्रम SDI कौशल विकास पहल या NSDC या विभिन्न राज्य सरकारों अन्य केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा योजना के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए अल्पावधि पाठ्यक्रम है जो कि कुछ समय के लिए आपको करवाया जाता है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग से छूट प्रदान की जाती है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है फिर 29 नंबर का पॉइंट है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग कार्यक्रम। अप्रेंटिस ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के लिए पात्रता का मानदंड क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो मिनिमम एज है अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो 14 साल होनी चाहिए, और भारी उद्योगों के लिए जो खतरनाक उद्योग उनके लिए 18 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही उसके पास एजुकेशनल, टेक्निकल और फिजिकल क्वालिफिकेशन भी होनी जरूरी है, मिनिमम 5वीं पास होना चाहिए। और अप्रेंटिस कैंडिडेट है वो
अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अप्रेंटिस मस्ट हैव एन आधार कार्ड, अप्रेंटिस के पास उनका आधार कार्ड और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। उसके बाद में आगे अपन देखिए हु व्हाट इज एन एम्प्लॉयर और एस्टेब्लिशमेंट, यानी एम्प्लॉयर और एस्टेब्लिशमेंट कौन होता है इसके बारे में। तो एम्प्लॉयर वो होता है जो कि कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और जो अपनी संख्या बल के हिसाब से 2.5% से लेकर 15% तक कैंडिडेट्स को हर साल इनको रख सकता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, वो भी अपने परिसर में। तो उनको एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। जिनकी संख्या बल 30 से कम है वो मात्र ऑप्शनल ट्रेड करवा सकते हैं, जिनकी संख्या 3 से कम है वो कोई अप्रेंटिस इंगेज नहीं कर सकता। फिर 31 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर ऑन द अप्रेंटिस पोर्टल, यानी अप्रेंटिस पोर्टल पर एम्प्लॉयर या एस्टेब्लिशमेंट अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। तो इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी शॉर्ट में हम आपको कि इसके लिए अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड करना होता है, जहाँ पे इसको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। उसमें सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में एम्प्लॉयर या एस्टेब्लिशमेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फिर हाउ मेनी अप्रेंटिसेस कैन बी एंगेज बाय एन इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, कि एस्टेब्लिशमेंट या कोई इंडस्ट्री कितने अप्रेंटिसेस रख सकती है। तो इसके बारे में पहले मैंने बता दिया कि कुल संख्या जो मैन पावर के काम कर रहा है उसका 2.5% से 15% तक वो रख सकता है एक साल के अंदर। फिर आगे दिया व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट टू अवेल द बेनिफिट और एनएपीएस के, एनएपीएस का लाभ लेने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर को क्या योग्यताएं जरूरी है। तो इसमें जो कैंडिडेट्स जो एस्टेब्लिशमेंट इसमें अभी काम करी है उनको इन चीज़ों का पूरा नॉलेज है। एनएपीएस का लाभ लेने के लिए जो भी इच्छुक नियोक्ता या प्रतिष्ठान है उनको निम्नलिखित शर्त पूरी करनी जरूरी होती है, पुनर्भरण होता है। फिर हाउ कैन एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज अप्रेंटिसेस, तो इसकी प्रक्रिया भी लगभग सभी को है कि एस्टेब्लिशमेंट वो अप्रेंटिसेस को कैसे रख सकती है, ये चीज़ें सारे जानते हैं। फिर है व्हाट आर द अदर बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर टू एंगेज अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कि इसके अलावा और एम्प्लॉयर को अप्रेंटिस ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट आर एग्जम्प्टेड टुवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ एंड ईएसआई फॉर अप्रेंटिस इंगेज बाय देम, यानी सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग करता है उसका न तो एम्प्लॉयर वो ईपीएफ काटता है और न ही ईएसआई की कोई लाइबिलिटी होती है। यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट इनका ईपीएफ या ईएसआई काट रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, इनकी कोई कटौती नहीं होती है। इसके साथ ही उनको एनएपीएस की मदद से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। फिर आगे है हु इज बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, यानी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर कौन कौन होता है। तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट है वही या इंडस्ट्रीज है वही बेसिक ट्रेनिंग के प्रोवाइडर होते हैं। फिर हु कैन बिकम बीटीपी, तो यहाँ पे ये 5 है बीटीपी कौन कौन बन सकती है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फिर हाउ विल बीटीपी सेलेक्टेड फॉर ऑप्शनल ट्रेड अंडर अप्रेंटिस एक्ट, तो इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रजिस्टर प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ रिम्बर्समेंट क्लेम स्टाइपेंड टू द एम्प्लॉयर, यानी जो एनएपीएस के माध्यम से क्लेम का रिम्बर्समेंट होता है वो किस प्रकार से किया जाता है उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट हर महीने जो स्टाइपेंड का पेमेंट करती है अप्रेंटिस के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसकी डिटेल उनको ऑनलाइन और ऑनलाइन पोर्टल पे डालनी होती है और ऑफलाइन बिल बना के डीजीटी को भेजने होते हैं, जिसकी 50% टोटल स्टाइपेंड की 25% राशि या 1500 रुपये हर महीने हर कैंडिडेट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीजीटी द्वारा पेमेंट किया जाता है। और अभी तो ये डीबीटी लागू हो गई है तो ये 25% काट कर ही आपको पेमेंट करना है। तो 25% हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्ट ही कैंडिडेट के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। फिर व्हाट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग,
यानी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप ये चेक कर लेना। फिर आगे दिया व्हाट आर द की अमेंडमेंट मेड इन अप्रेंटिस एक्ट 1961 कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 में साल 2015 में और अप्रेंटिस रूल 1992 जो कि 2019 में संशोधित हुआ, उसमें मेन चेंजेस क्या क्या किए गए हैं 2014-15 में क्या। तो पहले जो नियम था वो 2.5% या 10% तक एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिस रख सकते थे, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया है कि आप 15% तक रख सकते हो। फिर जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जो अवधि है वो 6 महीने से 24 महीने ऑप्शनल ट्रेड के लिए रखी गई और 6 महीने से 36 महीने डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए रखी गई है। फिर आप ये यहाँ नीचे देख सकते हो कुछ चेंजेस किए हुए हैं कि 2.5% से 15% तक आप ये रख सकते हो और जो ट्रेनिंग की अवधि है वो 6 महीने से 36 महीने तक के लिए रखी गई है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है वो 43 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम स्टाइपेंड टू बी पेड टू एन अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस को हर महीने मिनिमम कितना स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट्स के इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट कितना पेमेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट को भी कई एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं है कि उनको क्या पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस रूल जिनको 2019 में संशोधन किया गया है उसके अनुसार यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है और उसका मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाओ। जो स्कूल पास आउट कैंडिडेट है यानी जिनकी योग्यता 5 पास से 9वीं पास है उनको 5,000 पर मंथ पेमेंट स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाता है। फिर स्कूल पास आउट यदि कोई 10th पास कैंडिडेट है उसको 6,000 पर मंथ। फिर स्कूल पास आउट यदि कोई 12वीं पास है उसको 7,000। फिर नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर 7,000 पर मंथ, यानी जिनके पास NCVT और SCVT का सर्टिफिकेट है यानी जो ITI होल्डर्स हैं उनको 7,000 मिनिमम पर मंथ। फिर टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिप्लोमा इंस्टीट्यूट उनको 7,000 पर मंथ है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर इन एनी स्ट्रीम और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम डिग्री इंस्टीट्यूट तो उनको 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड का भुगतान किया जाना है। फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिग्री अप्रेंटिस और डिग्री इन एनी स्ट्रीम तो उनको 9,000 रुपये पर मंथ भुगतान किया जाता है। अब नीचे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। इन केस ऑफ स्किल सर्टिफिकेट, यदि किसी कैंडिडेट के पास स्किल सर्टिफिकेट है तो उसको जो भुगतान है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे किया जाएगा। फिर 2 नंबर का जो मेन बिंदु है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 10%, यानी किसी कैंडिडेट की दूसरे साल की ट्रेनिंग, पहली साल आप उसको 7,000 दे रहे हो, दूसरे साल की यदि उसकी ट्रेनिंग होती है तो उसको जो उसकी स्टाइपेंड की राशि है वो 10% बढ़ाकर देनी है और तीसरी साल यदि उसकी ट्रेनिंग चलती है तो उसको उस राशि में 15% की बढ़ोतरी करनी जरूरी है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बिंदु, इन केस ऑफ नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं जो भी NCVT SCVT के जिनके पास सर्टिफिकेट है और उन्होंने जो ट्रेनिंग ऑलरेडी कर ली है तो उसको भी इस ट्रेनिंग में शामिल माना जाएगा। यानी कोई डीजल मैकेनिक का बंदा है, उसने किसी गवर्नमेंट ITI से 1 साल का डीजल मैकेनिक की ITI सर्टिफिकेट है तो यानी उसकी बेसिक ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन जैसे कैंडिडेट को एंगेज करेंगे तो उसको 7,000 रुपये नहीं देकर उसको 10% बढ़ोतरी के साथ यानी उसको 7,700 रुपये पेड करने हैं, क्योंकि कैंडिडेट 1 साल की ट्रेनिंग करके आया हुआ है तो अपन को उसको नियमानुसार दूसरे साल का स्टाइपेंड का भुगतान करना है। और इसी प्रकार से यदि किसी ने 2 साल की ITI कर ली है और वो यदि 1 साल की ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट उसको करवा रहा है तो उसको तीसरी साल का स्टाइपेंड यानी जो मूल स्टाइपेंड है उसमें 15% बढ़ोतरी के साथ स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर कई एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कन्फ्यूजन है, वो 7,000 रुपये पेड करती है जबकि ऐसा नहीं है। जिसने 1 साल की ट्रेनिंग पहले से की है वो उसकी ट्रेनिंग है वो काउंट होगी, उसको दूसरे साल का भुगतान किया जाएगा। यदि को 2 साल की ट्रेनिंग जिसने करी है उसको तीसरे साल का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। और यदि कोई फ्रेशर कैंडिडेट है
तो उसको बेसिक ट्रेनिंग के जो शुरुआती 3 महीने हैं उसमें 50% भुगतान किया जाएगा स्टाइपेंड की राशि का, और उसके बाद में जो भी इसकी ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग आगे चलती है और ऑन जॉब ट्रेनिंग है तो उसमें उसको फुल भुगतान किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए जानकारी में और कैंडिडेट्स के जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट को कितना कितना पेमेंट किया जाता है। फिर आगे दिया वेयर कैन बी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैन बी अंडरटेकन। तो ये जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकती है, वही इनको ट्रेनिंग पे रख सकती है। फिर व्हाट इज मिंट बाई NSQF अलाइंड कोर्सेज, यहाँ कोर्सेज की कुछ डिटेल दी हुई है कि NSQF की फुल फॉर्म है द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। फिर यहाँ NOS की फुल फॉर्म दी हुई है द नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, इसको NOS सर्टिफिकेट कहते हैं। जो आगे एक इम्पोर्टेंट इज अप्रेंटिस कंसिडर्ड एज ए वर्कर, तो एज पर सेक्शन 18 ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1900 द अप्रेंटिस इज नॉट ए वर्कर, द सेक्शन 18 इज द एक्ट ऑफ रिप्रोड्यूस्ड हेयर अंडर। यानी जो अप्रेंटिस जो होता है, जो ट्रेनिंग करता है, वो एक वर्कर नहीं है बल्कि उसने एक ट्रेनिंग ली है तो उसको एक वर्कर के समान नहीं माना जाएगा। अप्रेंटिस आर ट्रेनिंग नॉट ए वर्कर। सबसे बड़ी समझने की बात है कि जो अप्रेंटिस है वो एक ट्रेनी है, यानी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, न कि वो वर्कर है। जो अप्रेंटिस है उनके PF और ESI की कटौती नहीं होती है, इसलिए वर्कर नहीं है, जबकि वर्कर है उनके PF और ESI की कटौती होनी जरूरी है। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट बिंदु है आर अप्रेंटिसेज अलाउड टू बी इंगेज इन नाइट शिफ्ट। तो क्या अप्रेंटिस नाइट ड्यूटी ली जा सकती है? ये कई एस्टेब्लिशमेंट के सामने ये सवाल आता है कि यार नाइट ड्यूटी से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसमें कुछ रूल्स यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे रूल ये है एन एस्टेब्लिशमेंट कैन इंगेज अप्रेंटिस ऑफ 18 एंड अबव इन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रेंटिस को जिनकी एज 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो नॉर्मल जो वर्किंग आवर है उसमें काम ले सकती है, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, उनको नाइट शिफ्ट में भी काम में ले सकती है। लेकिन जिनकी एज 18 साल से कम है तो उनसे 8 बजे से 6 बजे के बीच में ही काम ले सकते। इस संबंध में यदि कोई छूट की आवश्यकता है तो उसको अप्रेंटिस एडवाइजर से अनुमति लेनी आवश्यकता है। यानी 18 साल से ऊपर का कैंडिडेट से आप नाइट शिफ्ट ले सकते हो, लेकिन इससे यदि कम कोई है एज का कैंडिडेट है तो आप उससे नाइट शिफ्ट में काम नहीं ले सकते। फिर ये अप्रेंटिस रूल 2015 के अकॉर्डिंग ये कुछ वर्किंग आवर्स के बारे में बताया गया। द वीकली हावर्स ऑफ वर्क ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेल बी एज, यानी जो टोटल नंबर ऑफ आवर पर वीक है वो 42 से 48 घंटे शामिल किया गया है। यानी एक अप्रेंटिस को एक वीक में कम से कम 42 से 48 घंटे ट्रेनिंग करनी जरूरी है। और जो ट्रेड अप्रेंटिस है जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है उनको साधारणतः 42 घंटे एक वीक में काम करना जरूरी है। और जो सेकंड ईयर है अप्रेंटिसशिप जी उनको 42 से 45 घंटे काम करना जरूरी है। उसके बाद में आगे कुछ और डिटेल्स दी हुई है कि 3 साल की यदि कोई ट्रेनिंग करता है तो उनको भी सेम 42 से 45 घंटे काम करना जरूरी है। और 8 से और जिनकी एज 18 साल या उससे अधिक है तो एस्टेब्लिशमेंट है उनको जो भी अपने नॉर्मल हावर्स है उनमें काम में ले सकता है, नाइट शिफ्ट भी उनसे ले सकते हैं। लेकिन जिनकी एज कम है उनको 8 से 6 बजे तक ही काम करवा सकते हैं। फिर कैन अप्रेंटिस बी डिप्लॉयड ऑन ओवर टाइम, कि जो अप्रेंटिस उनके से आप ओवर टाइम करवा सकते हैं क्या? तो इसमें क्लियर कहा है कि नो अप्रेंटिस शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क ओवर टाइम एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द अप्रेंटिस एडवाइजर, यानी बिना अप्रेंटिस एडवाइजर की अनुमति से आप इनसे ओवर टाइम नहीं करवा सकते हैं। ये कुछ अप्रेंटिस के और रूल यहाँ पे दिए हैं कि अप्रेंटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ऑप्शनल
ट्रेड अप्रेंटिस। फिर वेदर अप्रेंटिस आर कवर्ड अंडर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और नोट के ये से शासित है या नहीं है, वो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फिर ये दिया हुआ पावर डेलीगेटेड टू ए जॉइंट अप्रेंटिस एडवाइजर, यानी जेए को क्या क्या पावर दिए हैं। तो ये तो जो ITI है, गवर्नमेंट ITI है, उससे संबंधित है। अब आगे 54 नंबर का एक बिंदु है, कैन एन एस्टैब्लिशमेंट पे मोर देन द स्टाइपेंड अमाउंट टू द अप्रेंटिस, यानी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो स्टाइपेंड की जो राशि है उससे ज़्यादा पेमेंट कर सकती है क्या। तो इसमें दिया हुआ है कि हाँ, जो फिक्स अमाउंट है उससे ज़्यादा पेमेंट कर सकती है, लेकिन जो NAPS के थ्रू जो रिम्बर्समेंट होगा वो मैक्सिमम 1500 रुपये हाईएस्ट होगा पर मंथ। यदि ज़्यादा पेमेंट कर दिए तो एस्टेब्लिशमेंट को खुद को पेमेंट करना है। फिर कैन एन एस्टेब्लिशमेंट पे ESI PF टू अप्रेंटिसेज अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1960, यानी एस्टेब्लिशमेंट को ESI और PF का पेमेंट करना ज़रूरी है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज कवर्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 लास्ट अमेंडेड एंड अप्रेंटिस रूल। ऑल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग वर्क फोर्स of 30 and more including conduct are mandated to engage apprentice in a range of 2.5 to 15% their workplace। और दो है कि जो अप्रेंटिस जो करें वो कोई वर्कर नहीं है, तो उनके ऊपर कोई लेबर एक्ट लागू नहीं होता है, इसलिए उनका PF और ESI यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो वर्कर नहीं है। ये नियम है वो वर्कर्स के ऊपर ही लागू होता है। उसके बाद में आगे, तो दोस्तों ये तो था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इनके ऊपर क्या क्या योजनाएं लागू है। अप्रेंटिस एक्ट 1961, 2014 और 2019 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। हालांकि ये काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इसमें काफ़ी जानकारी दी है, लेकिन जो इसमें जो मेन दो तीन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, जो कि इनकी स्टाइपेंड से संबंधित है, इनकी ट्रेनिंग से संबंधित है, और इनको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है उससे संबंधित है, NAPS से संबंधित है। और मैं इसका लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को आप लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।